In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Naseem Zulfikar, your English and Chemistry teacher. और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर द चैप्टर 3 में द एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे होते हैं तो फिर हम किस तरह से किन किन रूल्स को या किन किन असूलों को हम फॉलो करते हैं, किन किन रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को परफॉर्म किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में लेक्चर मैंने पहले ही जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो आप इससे पिछले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में तमाम नॉलेज हासिल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम किसे कहते हैं कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाती है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, तो सूरत में हमें 4 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, 4 रूल्स को हम फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारे पास होता है ऑफ वो प्रिंसिपल, सेकंड होता है N+L रूल, थर्ड होता है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और फोर्थ होता है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इन चारों रूल्स के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑफ वो प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, ये ऑफ वो इज नॉट द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ये ऑफ वो किसी साइंसदान का नाम नहीं है, बल्कि ऑफ वो जो है वो इज अ जर्मन वर्ड। ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है और जिसके मतलब होते हैं विच मीन्स बिल्डअप, जिसके मतलब होते हैं बिल्डअप या तामीर करना। ऑफ वो प्रिंसिपल क्या कहता है? इस प्रिंसिपल के मुताबिक, इस असूल के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है ऑर्बिटल्स के अंदर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से, कि लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को पहले फिल किया जाता है और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को बाद में फिल किया जाता है। तो इंक्रीजिंग एनर्जीज के लिहाज से हम क्या करते हैं? ऑर्बिटल्स को फिलअप करते हैं, ठीक है। अब एनर्जी ऑर्डर हम किस तरह से लिखते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर निकालते हैं कि आप 1 से लेकर जो है वो पहले आप 7 तक नंबर लिख लें, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम में आप 2 से लेकर जो है वो फिर 6 तक लिख लें, फिर थर्ड कॉलम में आप 3 से लेकर 5 तक लिख लें, फिर नेक्स्ट कॉलम में 3 और 5 को छोड़ दो 4 तक लिख लें। स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले कॉलम में सबके साथ आप S लगा दें, सेकंड में सबके साथ आप P लगा दें, थर्ड में सबके साथ आप D लगा दें और फोर्थ में आप लगा दें F, ठीक है। और अब आप क्या करें, इसको आप डायगोनल में कट करें, आप इसको डायगोनल में कट कर दें, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो होगा इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। अगर आप टॉप से पढ़ते हुए नीचे की तरफ आओगे, जैसे पहले आप 1s को फिल करते हो, फिर आप 2s को फिल करते हो, फिर आप 2p को फिल करते हो, फिर आप 3s को फिल करते हो, फिर 3p, देन 4s, देन 3d एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। इसी को हम कहते हैं ऑफ वो प्रिंसिपल कि 1s की एनर्जी कम होगी, 2s की उससे ज़्यादा होगी, तो 1s की एनर्जी कम है 2s से, 2s की एनर्जी कम है 2p से, 2p की एनर्जी कम है 3s से, 3s की कम है 3p से, और 3p की कम है 4s से, 4s की कम है 3d से, एंड सो ऑन चलती रहेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल होता है जिसको हम ऑफ वो प्रिंसिपल कहते हैं। सेकंड हमारे पास जो रूल है उसको हम कहते हैं N+L रूल, N+L का असूल, ठीक है। इस सेकंड रूल को भी फॉलो करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को करने के लिए। और N+L, N से मुराद क्या है? N इज एक्चुअली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से शो करते हैं। क्वांटम नंबर के टॉपिक मैंने आपको इस स्मॉल n को एक्सप्लेन किया, ये क्या चीज़ होती है। और स्मॉल l से मुराद क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, या इसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसके बारे में भी थॉरोली डिस्कशन हमने क्वांटम नंबर के टॉपिक पे कर रखा है, ठीक है। तो N+L रूल हमारे पास ये क्या चीज़ होती है कि N+L रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है ऑर्बिटल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, या अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ N+L वैल्यू, ठीक है। N+L वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से हम क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं कि जिस ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल किया जाएगा, और जिस ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी सो दिस विल बी फिल्ड आफ्टर दैट, कि उसको बाद में फिल किया जाएगा। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो N+L वैल्यू होती है वो एनर्जी वैल्यू ही होती है। जब हम N+L वैल्यू निकालते हैं किसी भी ऑर्बिटल की तो वो उसकी एनर्जी वैल्यू निकल रही होती है। तो एक तरह से ऑफ वो प्रिंसिपल और N+L रूल अपने कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो सेम ही है, ठीक है। चूँकि N+L वैल्यू ही एनर्जी वैल्यू होती है, तो अगर हम कहें कि इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से फिल किया जाता है तो उसका मतलब इंक्रीजिंग N+L वैल्यू के लिहाज से फिल किया जाता है।
तो जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल करेंगे, जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगी उसको बाद में फिल करेंगे। अब n प्लस एल वैल्यू निकालते किस तरह से है, तो देखिए अगर कोई भी ऑर्बिटल आपके पास मौजूद है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर 4p ऑर्बिटल लिखा है, तो इस 4p ऑर्बिटल के अंदर ये जो पहले जो नंबर लिखा होता है कांस्टेंट में, ये n वैल्यू होती है। दिस यहाँ पर n की वैल्यू होगी 4, और ये जो आपको SPDF है ये आपको स्मॉल l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बता रहा होता है। ठीक है, स्मॉल l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर S है तो 0 होगी, P है तो 1 होगी, D है तो 2 होगी, और 5 है तो फिर 3 होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर n प्लस एल वैल्यू अगर हम इसके निकालें तो n की वैल्यू है 4। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 है और p की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 होती है l के लिए। ठीक है, तो n प्लस एल वैल्यू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया। इससे हम किसी भी जो है वो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, n तो डायरेक्ट लिखा हुआ होता है कि भाई जो भी बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो n वैल्यू है, और l वैल्यू आप इस एक मेथड से बता सकते हैं। SPDF में से कोई एक लिखा होगा तो वहां से उसकी l वैल्यू के बारे में अंदाजा हो जाएगा। अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो जिसकी n वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑर्बिटल है 4s है और एक है 3p। ठीक है, 4s की n प्लस एल वैल्यू निकालोगे अगर आप, तो n वैल्यू उसकी होगी 4 और l वैल्यू उसकी 0 हो गई, तो 4 आ गया इसका n प्लस एल वैल्यू, और इसकी हो गई 3n वैल्यू हो गई, और l वैल्यू क्या होगी, p के लिए कितनी होती है 1, तो ये भी आ गया 4। तो पहले किसको फिल करेंगे, चूंकि दोनों में टाई होगी n प्लस एल वैल्यू में, तो पहले 3p को फिल किया जाएगा, उसके बाद 4s को फिल किया जाएगा। ठीक है, तो जब n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए दो ऑर्बिटल्स के लिए, फिर हम लोअर n वैल्यू जिसकी होती है, जिसकी n की वैल्यू कम होती है, लो होती है, उसको पहले फिल किया जाता है। ठीक है, अच्छा देखा जाए तो ऑफो प्रिंसिपल के अंदर भी n प्लस एल रूल फॉलो हो रहा होता है। जैसे इसकी अगर हम n प्लस एल वैल्यू की बात करें तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, इसकी n प्लस एल वैल्यू की बात करें 2s है ये, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, 2p की बात करें तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3s की n प्लस एल वैल्यू की बात करें तो 3 प्लस 0 कितना हो गया 3। अब देखें ये दोनों के सेम आ रही है, तो चूंकि उसको पहले फिल किया गया, क्योंकि यहाँ पर इसकी n प्लस n वैल्यू कम है, तो जब टाई हो जाता है तो जिसकी n वैल्यू कम होती है उसको पहले फिल किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है कि आपको अरेंज करना पड़ता है मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स को n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग। जंबल्ड ऑर्डर में, रैंडम ऑर्डर में आपको दे दिया जाता है, और आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से n प्लस एल वैल्यू के लिहाज से आपको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप मिसाल के तौर पे अब हमें इसको अरेंज करना है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से, तो पहले तो हम देख लें सबकी n प्लस एल वैल्यू कितनी है। जैसे अगर इसकी देखें, इसकी यहाँ पर तो 2s की अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 कितना हो गया 2s की, इसकी देखें तो 1s तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, इसकी देखें तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, इसके देखो तो 3 प्लस 0 कितना हो गया 3, इसके देखो तो 3p, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो सबसे पहले किसको फिल किया जाएगा भाई, जो सबसे लोअर वाली होगी 1s को पहले फिल कर देंगे, और 1s के बाद कौन सा फिल होगा भाई, ये 2s फिल होगा, उसके बाद क्या होगा 3s फिल होगा, उसके बाद क्या होगा 3p फिल होगा, उसके बाद क्या होगा 4p फिल होगा। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल रूल के लिहाज से हमने उसको अरेंज कर दिया। इससे से नेक्स्ट हमारे पास है 3d 5p 4p 1s, इसको अगर हम इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से फिल करें तो 3d ये हो जाएगा 3 प्लस d की वैल्यू होती है 2, 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, ये 5 प्लस 0 5, ये 4 प्लस 1 5, ये 1 प्लस 0 1। तो ये तो पहले तो 1s आ गया, अब इन तीनों में टाई हो रहा है, तो पहले किसको फिल करेंगे, इसकी n की वैल्यू कम होगी, तो 3d फिल होगा, देन 4p फिल होगा, और फर्स्ट फाइनली 5s फिल होगा। सो दिस इज हाउ वी अरेंज द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल। थर्ड, उसके बाद हम आते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट वुल्फगैंग पॉली, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया था क्वांटम मैकेनिक्स पर, और इसी के बुनियाद पर पॉली को इस असूल के बुनियाद पर नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स से भी नवाजा गया। ये प्रिंसिपल है, इसकी दो स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये करता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर, कि किसी भी एटम के अंदर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे जिसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाए। चारों क्वांटम नंबर से मुराद के प्रिंसिपल एजिमुथल मैग्नेटिक स्पिन, ये चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते। 3 तक तो सेम हो सकते हैं क्वांटम नंबर वैल्यूज, बस चौथी जो वैल्यू होगी वो हमेशा अलग होगी। चारों क्वांटम नंबर के सेम सेट्स दो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं आ सकते एक जैसे। ठीक है,
और या फिर दूसरी चीज़ ये है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। और यही पॉली था जिसने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं, और दोनों की स्पिन्स कैसी होती है, अपोजिट होती है, अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वो कैसी होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अपोजिट स्पिन्स रखते हैं आपस में, एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो अब इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, हीलियम की बात की जाती है तो हीलियम के एटम में एक ही शेल होता है और उस एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक E1 कह दें, एक E2 कह दें। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट शेल में, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, E1 E2। अगर हम इसके चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज को निकालें E1 E2 की, जैसे मैंने यहाँ चार्ट पर आपको शो किया है, तो ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, दैट L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दैट s इज स्पिन क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर्स को मैंने डिटेल में क्वांटम नंबर के टॉपिक पे एक्सप्लेन कर दिया, तो आप वहाँ जाकर लेक्चर को रिव्यू कर लें। अब दोनों के पास एक ही शेल है, K शेल है ना, K शेल पे दोनों इलेक्ट्रॉन है तो n के वैल्यू दोनों के लिए 1 1 हो गए, K शेल के लिए 1 होती है। L की बात करो, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, देखो S होता है, तो S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो दोनों के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0 0 हो गए। स्पिन, अच्छा रोटेशन की बात की जाए तो S ऑर्बिटल में एक ही ओरिएंटेशन होती है, एक ही एक्सिस होती है, इसको 0 कहते हैं, तो दोनों की एक ही एक्सिस होगा, 0 0 एक्सिस का। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उस एक S के अंदर एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। ठीक है, तो एक को हम प्लस हाफ दे देंगे क्वांटम नंबर वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर, और एक को माइनस हाफ दे देंगे। इससे क्या समझ में आया कि 1 2 3 क्वांटम नंबर की वैल्यूज तो सेम आती गई, सेम आती गई, सेम आती गई, लेकिन चौथी क्वांटम नंबर वैल्यू अलग आ गई, स्पिन वो डिफरेंट आ गई। तो चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं आ सकते। ठीक है, किसी भी सेम नहीं आ सकते। ठीक है, और इसी वजह से किसी भी एटम के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर इन केस आ जाए यहाँ पर, तो उसको हमें स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ में से एक देनी पड़ जाएगी, जिससे क्या होगा, कोई 2 इलेक्ट्रॉन E1 या E2 में से E3 जैसा हो जाएगा। इसीलिए पॉली ने बोला था कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो इसी वजह से p ऑर्बिटल को पॉली ने क्या किया था, px, py और pz में इसने तोड़ दिया था। इससे बोला था p पर डायरेक्ट 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लगा सकते, px पर 2 लगाओ, py पर 2 लगाओ, pz पर 2 लगाओ, इस तरह से जो है वो आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो px, py, pz में जो ब्रेक करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक करते हैं। तो पॉली ने फिर क्या बताया था, पॉली ने ये बताया था कि किसी भी एटम के अंदर 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनके पास चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम आ जाए। 3 तक सेम आ सकती है, चौथी हमेशा अलग होगी। नेक्स्ट, किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो सूरत में क्या होगा कि 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और दोनों किसे होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लास्ट हमारे पास है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहते हैं, एक साइंटिस्ट था हुंड, उसने पेश किया था हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम कहते हैं। ये रूल क्या कहता है कि इफ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अनपेयर्ड मैनर टू एक्वायर स्टेबिलिटी। कि अगर सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल से मुराद क्या होता है, जिनकी सेम एनर्जी हो, जैसे px, py, pz, ये सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल है, इनकी सेम एनर्जी होगी आपस में। अगर सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल किया जाएगा अनपेयर्ड मैनर में, अनपेयर्ड मैनर में पहले फिल करेंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग करेंगे ताकि स्टेबिलिटी एक्वायर हो जाए, कि स्टेबिलिटी गेन हो जाए। मतलब क्या, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम कंसीडर कर लें कि एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर जो है वो 3 रूम्स है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। अब एक कमरे में मैक्सिमम 2 बच्चे आ सकते हैं, 2 बच्चे रह सकते हैं। ठीक है, अगर जो है वो समझ लो कि 3 बच्चे आ गए, भाई 3 रूम खाली थे, हॉस्टल में अकोमोडेट करना है, तो कैसे करेंगे भाई? ऐसा तो नहीं कर सकते कि 2 को उसमें रख दिया, 1 को इसमें रख दिया। तो इससे बहुत बेहतर ये होगा कि जो कि 3 बच्चे आए हैं और 3 कमरे खाली हैं, तो तीनों को एक एक रूम में आप भेज दें। इससे क्या होगा, तीनों रूम से अकोमोडेट हो जाएंगे। सेम यही बात हुंड कहता था कि अगर सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल किया जाएगा पहले अनपेयर्ड मैनर में, अकेले अकेले फिल किया जाएगा, उसके बाद उसकी जोड़ी बनाई जाएगी, उसके बाद उसकी पेयरिंग की जाएगी। क्योंकि जब आप अलोन अनपेयर्ड मैनर में फिल करेंगे तो क्या होगा, ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे।
जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल या फुल फिल होने पर ही स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बुनियाद पर, तो देखते हैं कैसी होती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, मतलब लास्ट उसके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1s2, तो इस मतलब n+l और ऑफो के मुताबिक तो सिंपल है, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p3 हो जाएगा, 3 + 2 + 2 7 हो गया। अब पॉली क्या बोलता था कि भाई इस p को तुम तोड़ दो px py pz पे, तो हमने px py pz में तोड़ दिया। और इलेक्ट्रॉन्स को भी इसमें जब हम शो करते हैं तो बजाय इस तरह 2 लिखने के इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपके पास जो है मोबाइल डेटा का भी आपके पास यही आइकॉन होता है जो मोबाइल में आपके टॉप पे भरा होता है अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, वरना ये एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज रोटेट करे, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो 1s2, 2s2, उसके बाद 2p के 3 ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz, 3 इलेक्ट्रॉन लगाने, तो पॉली ये बोलता था 2 इस पे लगा लेते, एक इस पे लगा लेते, इस पे छोड़ देते। मतलब वो पहले पेयर में फिल करते हुए आगे बढ़ता था। हुंड्स ने बोला कि ये तरीका गलत है। हुंड्स साहब ने क्या बोला भाई कि अगर आपको नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, तो 1s2 2s2 तो ठीक है, और जो 2p आपके पास है 2px 2py 2pz ये सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं। अगर आपको इनमें 3 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं तो ऐसा नहीं कि पहले पेयर कर लो, पहले आप 3 इलेक्ट्रॉन लगाने तो सिंगल सिंगल भरो, तो एक px पे आ जाएगा, एक py पे आ जाएगा और एक pz पर आ जाएगा। और इससे क्या होगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक स्टेबल एटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉली का तरीका था और ये हुंड का। पॉली और हुंड के तरीके दोनों से मतलब स्लाइटली डिफरेंट है। पॉली ये बोलता था कि भाई P जो सबशेल है उसको px py pz में ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो और शुरू में पेयरिंग करके फिल करो, तो उसके बाद अनपेयर्ड करो। जबकि हुंड ये कहता था कि जो है वो पहले अनपेयर्ड ऑर्डर में फिल करो, उसके बाद पेयरिंग करो। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर पॉली को ये px py pz है, इसमें अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन लगा तो पॉली कैसे लगाएगा, पहले px पर दो फिर py पर दो, हो गए 4। हुंड बोलते ऐसे नहीं, अब आपको 4 लगाना तो 1 2 3 ऐसे लगाओ, फिर चौथे के लिए दोबारा वापस आ जाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको अटेन होगी। तो ये 4 रूल्स हैं जिनके बदौलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो सबसे पहला रूल आपके पास है कौन सा, ऑफ द प्रिंसिपल। ऑफ द प्रिंसिपल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से। लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल पहले फिल किए जाते हैं, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल बाद में फिल किए जाते हैं। n+l रूल क्या कहता है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है इंक्रीजिंग n+l वैल्यू के लिहाज से। जिसकी n+l वैल्यू कम होती है उसको पहले फिल करते हैं, और जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू ज़्यादा होती है उसको बाद में फिल करते हैं। और अगर 2 ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आ जाए, टाई हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, जिसकी n वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल किया जाएगा और जिसकी ज़्यादा होगी उसको बाद में फिल किया जाएगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो वुल्फगैंग पॉली ने पेश किया था, ये क्या कहता था कि भाई किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम आ जाए। और इससे उसने ये बात एक कंक्लूड की थी कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और यही वो साइंटिस्ट है जिसने p ऑर्बिटल को px py pz 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था, और इससे d ऑर्बिटल को 5 टाइप्स में 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, और इसका f सबशेल को जो है 7 ओरिएंटेशंस में 7 ऑर्बिटल्स में ब्रेक कर लिया था। इस टॉपिक को कंप्लीटली मैंने टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, वो भी आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। हुंड्स रूल क्या कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, जैसे px py pz अवेलेबल है, या dxy dy z dz x dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर ये अवेलेबल है। अगर सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके फिल करेंगे, और जब वो एक एक करके पूरा फिल हो जाएगा फिर जोड़ी बनाएंगे, फिर पेयरिंग करेंगे। इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो दीज आर द 4 rules of electronic configuration, and that are very simple, which we have discussed here in this class. So this is all about today's topic. If you like my lecture, if you understand the things which I say to you, which I deliver to you, then it is a request that please share my lectures with all of your friends, with all of your schoolmates, your college mates, your friends of class 9th, 10th, first year and second year, so that in this period of lockdown most of the students can get an opportunity to read the topics which are taught by me. ठीक है, सो इंशाल्लाह दोबारा एक नए लेक्चर के साथ हासिल होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।